अभी इन दिनों देखा गया कि लोगों में लंबे वक्त तक कई दिनों तक सूखी खांसी की शिकायत है और बुखार में भी कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं कहता कुछ नहीं यार प्रियांक जी, ये सिर्फ वायरस है। मैं अभी पक चुका हूँ यार अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। कोविड के साथ तमीजी के साथ पेश आओ। हम अब बस करो यार, अब बदतमीजी का दौर आया। तो आगे पकड़ के उसको डाल दिया। पहले होता नहीं था क्या फ्लू? महामारी के ऊपर काबू करने वाले जो महामूर्खता हम कर रहे थे, उसकी वजह से गमे हयात से मांग के लाए थे। दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। पुरानी वैक्सीन जो है इस वायरस पर काम करेगी या नहीं, और अगर नहीं करेगी तो कब तक इस तरह के अलग अलग लगातार वेरिएंट जो आते रह रहे हैं वक्त दर वक्त, तो हम लोग कब तक अलग अलग वैक्सीन लगवाते रहेंगे, ऐसा लोगों के जहन में भी सवाल है। जिसे भी चाहा बड़ी शिद्दत से चाहा है फराज, सिलसिला नहीं टूटा अभी तक दर्द की जंजीर का। ये जो सर्जिकल मास्क है जो हम लोग पहन रहे हैं पागलों की तरह, बेमौसम खांसी जुखाम बुखार ने छकाया है, फिर हमारे बीच एक नए वायरस का साया है। नए वेरिएंट ने शहर शहर पैर फैलाया है, नया स्वरूप लेकर कोरोना लौट के आया है। दोस्तों, अगर आपके इन दिनों बुखार चढ़ा, खांसी जुखाम हुआ और लाख एंटीबायोटिक खाने पर भी सूखी खांसी बेअसर है कई दिनों तक, तो ये खास तरह के संक्रमण H3N2 के मूलभूत लक्षण बताए जा रहे हैं। और कोरोना के हूबहू इसी वायरस की और डिटेल बताएंगे यूएस से हमारे साथ जुड़े हुए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रवि गोडसे जी। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को लेकर आप इन्हें अलग अलग टीवी चैनल और सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव देखते रहते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 पर। हाँ, आपने तो शायराना अंदाज में चालू किया। वो तो वैसे मेरा स्टाइल होता है। हाँ, शेरो लेकिन शायरी का आपको शौक है, इसलिए मैंने शुरुआत सोचा कि शेरो शायरी से ही हो। ओके, कहिए। तो डॉक्टर साहब, H3N2 का प्रकोप काफ़ी हाइप बना हुआ है, काफ़ी बातें हो रही हैं आजकल। और अगर इसके संक्रमित आंकड़ों को अगर देखा जाए तो जनवरी में 1245 केस हो गए, फरवरी में 1307 के करीब केस हो गए और मार्च में अब तक 700 के आसपास केस दर्ज हैं मार्च महीने में, पिछले महीने में। तो सर, आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा, आप बताएं। देखो, मैं जब छोटा था, इंडिया में रहता था, तो भ्रष्टाचार की न्यूज पढ़ता था, बहुत मजा आता था। हाँ भ्रष्टाचार तब भी था, अभी भी है। जी। वो टाइम जैसा ही है। वो टाइम भी वायरस था, अभी भी वायरस है। लेकिन वो टाइम कोई वायरस को न्यूज में नहीं डालता था। अभी कोविड की वजह से हम लोग इतना डर गए हैं हाँ कि जी। जो वायरस न्यू आती पकड़ के उसको डाल दिया। पहले होता नहीं था क्या फ्लू? ये तो फ्लू बहुत पुराना है ये। अगर आपने एक किताब पढ़ी है ग्रीक वॉर के बारे में, तो ख्रिस्त जन्म के पहले 800 साल पहले इसका डिस्क्रिप्शन है, वो हूबहू मिलता है हाँ फ्लू जी। से। तो हम उसको 2800 साल से जानते हैं। ऐसे करोड़ों वायरस है। हाँ जी। तो ऐसे वायरस, हर एक वायरस की चिंता करने लगे तो जिएंगे कब? जीना भी है ना। पहले भी वायरस थे, अभी भी है। अभी हम लोग इतना डर गए हैं कि हमारे जहन में वायरस बोला तो दो सवाल पहले आते हैं पूछ के नहीं। क्या इसका पैंडेमिक बनेगा? और क्या ये हमें दो तरह से मारेगा? एक मारेगा भूख से, और दूसरे मारेगा न्यूमोनिया या कुछ वायरस का असर करके। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। H3N2 का कुछ पैंडेमिक होने वाला नहीं है। जी। हो सकता है, हुआ है पहले। फ्लू का पैंडेमिक हुआ है, बड़ा पैंडेमिक हुआ है। विश्व का जो सबसे पहला बड़ा पैंडेमिक हमें पता है मीडिया के दौर में, वो 1918 का स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा ए ने किया था। 5 करोड़ लोग मरे थे विश्व में। लेकिन इसका कुछ पैंडेमिक वगैरह होने वाला नहीं है। डर सिर्फ एक बात का है, डर का। क्योंकि महामारी में दूसरी लहर में अप्रैल 2021 में कुछ हफ्ता का अरसा छोड़ दिया, तो सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी महामारी ने नहीं, महामारी के ऊपर काबू करने वाले जो महामूर्खता हम कर रहे थे, उसकी वजह से। जी। तो इसका कुछ पैंडेमिक होने वाला नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा जी। पेंडेमिक नहीं हो भले ही, लेकिन लोगों को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इन दिनों देखा गया कि लोगों में लंबे वक्त तक कई दिनों तक सूखी खांसी की शिकायत है और बुखार में भी कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो क्या इसको माना जाए कि ये H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं, लगातार खांसी रहना, जुकाम रहना, एंटीबायोटिक काम ना नहीं नहीं, करना? आप कह रहे हैं कि अवेयर रहना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? अगर कोई गरीब है
उसे अगर ये मार नहीं रहा है, उसे न्यूमोनिया नहीं कर रहा है, उसे अस्पताल नहीं भेज रहा है, उसे खत्म नहीं कर रहा है, हाँ जी, हाँ तो उसे क्यों पता हो कि उसे H3N2 हुआ है या दूसरा कुछ हुआ है? ये पहली बात है। जी, दूसरा बात है, अभी आप पता कैसे करोगे ना कि ये क्या बाबा कोविड का नया है, कुछ HBB 1.16 है, वो कोविड गया नहीं है अब तक पूरी तरह से, वो है, जी, फ्लू है, एडिनो वायरस हो सकता है। वो बुजुर्गों में इतना नहीं होता, ज्यादातर बच्चों में होता है। लेकिन ये फ्लू में थोड़ा बुखार ज्यादा रहता है, और आपको याद रहता है कि किस टाइम पे बुखार आया है। ऐसा सडनली बुखार आता है और थोड़ा ज्यादा आता है। जी, अगर खांसी भी ड्राई हुई और कुछ एक दो दिन हफ्ता रही, तो ऐसा बहुत केसेस आ रहे हैं। लेकिन ये सब कॉम्बिनेशन करके आ रहा है। क्या है ना, जब गब्बर होली में आ रहा है ना रामगढ़ के, उसके साथ काफी लोग, बाकी तेजा बीजा, दूसरे मोगैम्बो वगैरह दूसरे मूवी के विलन भी उसके साथ आ रहे हैं। पैंडेमिक के पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन कम हुआ था पैंडेमिक में, वो अभी बढ़ा है। पोल्यूशन भी बहुत है, लोगों की इम्यूनिटी भी कम है, और ये सब हो रहा है। इसके वजह से ये खांसी थोड़ा देर ज्यादा रुक रही है, लेकिन ये किसी को मार नहीं रहा है। और अगर आप कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक नहीं चलते, हाँ जी, हाँ जी, अरे भाई एंटीबायोटिक कैसे चलेंगे? ये वायरस है ना, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे चलते हैं। तो क्या बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल का कुछ रोल नहीं है वायरस में? दो तरह के रोल है। ओके। नहीं, हाँ जी, नहीं, आप मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि लोगों के खांसी लगातार रहती है, तो वो सोचते हैं शायद कोई और संक्रमण हो। तो मैंने ये कहा कि अगर लगातार खांसी रहती है तो नहीं H3N2 नहीं, से हो इसको सकता है। मैं इसका इत्तेफाक जो है वो H3N2 से हो। नहीं 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 नहीं, बराबर है। मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज आपके बॉडी में बैक्टीरिया रहते ही है। जी, सपोज आपका बॉडी रामगढ़ है, ओके, हाँ जी, और दो छोटे से चोर है, मामूली चोर है, जी, कोई उनकी गिनती में नहीं करता। तो गब्बर आया होली में आग लगाने के, आप डर गए, इधर उधर भाग गए, जय वीरू। तो ये दो चोर है, ये अभी इनको रोकने वाला कोई नहीं है। जैसा वायरस के वजह से ब्रोंकाइटिस हुआ और लंग्स ट्यूब वीक हो गए, तो ये जो अपने बॉडी में रहने वाले मामूली चोर उचक्के थे, वो भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। उसको बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन बोलते हैं। सो बैक्टीरिया ऑन टॉप ऑफ अ वायरस, उसे मारने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो एंटीबायोटिक यूज करने की दो वजह होती है। एक वजह है कि बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो गया है, और जी, दूसरी वजह यह है कि वायरस के लिए, अगर खुदा न करे आपको खांसी हो गई, ओके, जी, मेरा दिल्ली में क्लिनिक है, आप आ गए, मैं बहुत पॉपुलर डॉक्टर हूँ, 3 घंटा रुके आप, ओके, गमे हयात से मांग के लाए थे, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में, दो आज 2 घंटे बाद आपको डॉक्टर रवि के क्लिनिक में प्रवेश मिलता है। मैं कहता है कुछ नहीं यार प्रियंक जी, ये सिर्फ वायरस है। आप बाहर निकले, मैंने 500 रुपये निकाले आपसे, आपको क्या 2 घंटा रुका या 500 रुपये लिया, कुछ दवा भी नहीं दी, तो फिर डॉक्टर भी क्या करेगा यार? कुछ डॉक्टर अभी मजबूरन लिख रहे हैं एंटीबायोटिक। और इंडिया में क्या होता है ना, कुछ जगह पे बहुत कंट्रोल होता है, ये आधार कार्ड उधार कार्ड ये लिंक करो वो करो। बिल्कुल, फार्मेसी में जाके कोई भी स्टीरॉयड या एंटीबायोटिक खरीद सकते हैं। यूएस में तो फार्मेसी को चक्कर आके गिरेंगे। इंडिया में जो कोई भी जाता, कुछ फार्मेसी में जाके कोई भी एंटीबायोटिक उठा लेता है। उसकी वजह से क्या होता है ना, ये जो हमारे चोर उचक्के हैं, उनको पता चलता है एंटीबायोटिक से कैसे जूझना है, इसलिए वो ज्यादा मजबूत होते रहते हैं। तो एंटीबायोटिक का भी सोच समझ के दिमाग चला के यूज करना है। लेकिन वो अभी ऐसा आ रहा है कि मैंने ऐसे केसेस को मैं फोन पे सलाह दे रहा हूँ जी, कि उनको अगर आ, खांसी हुई है तो जा नहीं रही है 1-2 हफ्ते के लिए, तो ऐसा अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करें। एक बहुत अच्छी दवा है ड्राई कॉफी के लिए, ड्राई कॉफ के लिए, जिसको बेंस्पर्ल्स बोलते हैं इंडिया में, टेस्लॉन। बेंस अपने पल्स, डॉक्टर से, बेंस्पर्ल्स, BENZPERLES, आपको डॉक्टर के पूछे बगैर मत ले ले। जी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है, और ये ड्राई खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो जरा थोड़ा अपने डॉक्टर से पूछ लो कि अगर आपको ड्राई खांसी है तो क्या ये ले ले, ओके। जी। अच्छा, और अगर आप सोते हो, सोते समय एक तकिया ज्यादा ले ले। कभी कभी आप इतना खांसते हो कि आपकी जो फूड पाइप होती है, उससे और थोड़ा एसिड आके खांसी को और खराब करता है। जी, तो सोते समय एक तकिया और ले लिया,
तो हेड थोड़ा ऊपर आके थोड़ा कॉफ कम हो जाएगा। ये और दो आप घर पे ही कर सकते हो। अच्छा, और डबल पिलो से बैक पेन या सर्वाइकल के ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? मतलब अगर जिसको है वो मत करे, लेकिन बाकी काफी मतलब कुछ 1 2 3 दिन के लिए तो लोग अच्छा एक ज्यादा तकिया ले सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, लोगों के जहन में ये सवाल भी है कि क्या पुरानी वैक्सीन जो है इस वायरस पर काम करेगी या नहीं, और अगर नहीं करेगी तो कब तक इस तरह के अलग अलग लगातार वेरिएंट जो आते रह रहे हैं वक्त दर वक्त, तो हम लोग कब तक अलग अलग वैक्सीन लगवाते रहेंगे, ऐसा लोगों के जहन में भी सवाल है। इसका स्पष्टीकरण आपसे। कौन से वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं? जी, अगर कोई भी वैक्सीन पिछले कोविड-19 की जो हम लोग ने वैक्सीन लगवाई, उसके नहीं पहले नहीं, देखो टीकाकरण जो हुआ करता था, तो लगातार। ये वैक्सीन स्पेसिफिक होते हैं। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक इम्यून एक्टिवेशन, जी तो बाकी अब पूरा इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ऐसा कोई ज्यादा वैक्सीन नहीं है। जो वैक्सीन है वो स्पेसिफिक है। तो अगर कोविड का वैक्सीन लगाया है, वो कोविड से बचाता है। वो भी अभी आपको कोविड से नहीं बचाता, मामूली कोविड से अभी कोई नहीं बचाता आपको। लेकिन आपके कोविड को जो 2 टीके लगे हैं वो आपको कोविड के सीरियस डिसीज से बचाते हैं। फ्लू का टीका हर साल बदलता है, क्योंकि फ्लू आरएनए वायरस है, वो बहुत बदलता है। जी कोविड जैसा ही वो आरएनए वायरस है। तो जो स्ट्रेन चला हुआ होता है वो देखना पड़ता है। ये आरएनए वायरस इन्फ्लुएंजा ए पे 2 टारगेट होते हैं। एक हिम एग्लूटिनिन जिसको एच बोलते हैं, जी न्यूरामिनिडेज जिसको एन बोलते हैं। तो वैसे एच के काफी टाइप होते हैं, लेकिन ज्यादातर एच के 3 टाइप होते हैं, 1 2 3, और एन के 2। तो H3N2 जैसा कॉम्बिनेशन, H1N1। हाँ जी तो क्या स्ट्रेन चल रहा है वो देखना पड़ता है। यूएस में हम लोग हर साल वो स्ट्रेन के मुताबिक वो वैक्सीन एडजस्ट करके बदलते हैं। जी वैसा इंडिया में भी करते हैं। तो इंडिया में अभी अमीर लोग ले रहे हैं फ्लू शॉट, और उसका असर हो रहा है। सब लोग ले ले, बच्चे भी ले ले। कोविड बच्चों को इतना तकलीफ नहीं देता था, लेकिन फ्लू बच्चों को और बूढ़ों को पकड़ता है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज। लेकिन क्या है ना, अभी इंडिया में लोग इतने पक चुके हैं ना कोविड के बाद, तो उनको बोलो वैक्सीन ले ले तो कोई लेने वाला नहीं है। बोलो क्या हर वैक्सीन का जो हजारों वायरस है, तो क्या पूरी जिंदगी एक वैक्सीन सेंटर से दूसरे वैक्सीन सेंटर जाए बताए? तो लोगों को बोल को कुछ फायदा नहीं है। डॉक्टर लोग ले जी ले फ्लू शॉट। और मुझे डर क्या लगता है ना, इंडिया में, यूएस में हम हर साल लेते हैं। मैं मेरे अस्पताल में जा भी नहीं सकता फ्लू शॉट लिए बगैर, प्रूव हाँ किए जी बगैर। मैंडेट होता है ऑलमोस्ट। लेकिन यूएस बहुत अच्छा एडजस्ट करता है। तो इंडिया में लोगों को फ्लू वैक्सीन ले लो कहने से पहले मुझे ये देखना था कि क्या इंडिया ने अच्छी तरह से एडजस्ट किया है। मतलब वैक्सीन भी अच्छा होना चाहिए ना, जी एडजस्टेड। बिल्कुल। लेकिन ये साल का जो वैक्सीन बनाया है इंडिया ने, वो अच्छा है। वो परफेक्ट टारगेट किया है H3N2 को। तो कोई लेना चाहता है तो एकदम साइड इफेक्ट्स कम है, ले सकता है। लेकिन ऐसा मास वैक्सीनेशन बोला तो कोई लेने वाला नहीं है। ये भी सोचना पड़ता है कि लोग क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले नहीं है। हम अपनी पब्लिक है वो सब जानती है, और हम भी अपने पब्लिक को जानते हैं। वो कुछ अभी वैक्सीन वैक्सीन लेने वाले नहीं है फ्लू जी का, मैं अभी बता देता हूँ आपको। और ये H3N2 का बहुत अच्छा दवा ऑलरेडी मौजूद है, जी। और वो भी सस्ता है, और वो भी मुंह से खा जिक्र सकते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का अक्सर होता रहा कि ये सब, किसी ने कोविशील्ड लगवाई, कोवैक्सीन लगवाई, तो वो उनके जहन में ये सवाल है कि मैंने तो कोवैक्सीन के डोज ले लिए, तो उसको H3N2 अब जो वेरिएंट है उसमें ये असर करेगी कि नहीं, ये लोग जानने को ज़्यादा उत्सुक हैं। अलग अलग लोग कमेंट्स में और इस तरह के अरे भाई साहब, आपने दिल्ली टू आगरा ट्रेन का टिकट निकाला है और ट्रेन पकड़ रहे हैं चंडीगढ़ की, तो टिकट चेकर पकड़ेगा ना आपको। आपका टिकट आगरा का है, आप जा रहे हैं जी चंडीगढ़। बिल्कुल, यही ये स्पष्टीकरण चाहिए। जी, सो कोविशील्ड कोवैक्सीन वैक्सीन का और फ्लू का कुछ संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। जी वो वैक्सीन आपको फ्लू से बिल्कुल नहीं बचाएगी। और जी अभी कोविशील्ड कोवैक्सीन की जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो आपको कोविड से भी नहीं बचाएगी। जी अगर किसी ने अब तक टीका लिया ही नहीं है और वो सोच रहा है ले ले, तो शायद सोच सकता है। लेकिन मेरी इंडियन गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि जी ये वैक्सीन, अभी वायरस बदल चुका है 3 साल में,
तो अभी वैक्सीन भी बदलो, तो एडजस्ट करो। इसलिए एमआरएनए टेक्नोलॉजी के वैक्सीन एडजस्टेड होते हैं, तो जी। आप भी आपका वैक्सीन एडजस्ट करो। लेकिन ये कोविशील्ड कोवैक्सीन फ्लू के खिलाफ बिल्कुल नहीं चलेंगे। अच्छा। और कहा जा रहा है कि ये बच्चों में ये वायरस ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो क्या सावधानी बच्चों के लिए बरती जाए उनके पेरेंट्स की ओर से? तो पहला ये देखना चाहिए कि बच्चों को क्यों अफेक्ट कर रहा है। जब कोविड आपके घर में घुसने वाला चोर था, और चोर आता है दरवाजे से। जी। बुजुर्गों के शरीर में 5 दरवाजे थे और बच्चों के शरीर में 2, मानो। तो अगर बच्चे के शरीर में कोविड आ रहा है तो क्विकली एक दरवाजा बंद कर दिया, दूसरा कर दिया, बच्चा बच गया। जी। बुजुर्ग एक दूसरा कर रहा है तो तीसरे से घुस गया। जी। तो बच्चे महफूज थे कोविड से ज्यादातर। जी। फ्लू अलग है। फ्लू एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ होता है। तो जिनकी उम्र 65 के ऊपर है और जिनकी उम्र 2 के नीचे है, उनको फ्लू पकड़ सकता है ज्यादा, बच्चों को। तो अभी पूछोगे क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, मुझे इस थोड़ा तकलीफ है उससे, सावधानी बरतने से। जी। ये इतने फ्लू के केसेस क्यों आ रहे हैं आपको पता है? सावधानी बरतने के वजह से। ज़्यादा सावधानी बरतने की एट वजह से। एट डॉक्टर गोडसे रविवन, मेरा इधर बाटली भी पड़ा है, इसने मैंने ट्वीट किया था। हाँ, हाँ जी, हाँ एट जी। डॉक्टर गोडसे रविवन पे जी, जी, जी। मैंने ट्वीट किया था जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को ये पैंडेमिक खत्म हो चुका है। जी। अब ये रामलीला नौटंकी बंद करो सब। लेकिन वो जी। ओमिक्रॉन आया, आ गया, डांस भरतनाट्यम चल रहा था, ये करो वो करो, टेस्ट करो, नाक में नली डालो, ये बहुत बहुत तकलीफ दी। से बच्चों को बेचारों मास्क डाल के घर पे डाला था काफी, स्पेशली जी, बिल्कुल। हाई सोसाइटी में। सो जो बच्चे खेल कूद ग्राउंड में होना चाहिए थे, 3-4 साल घर पे पड़े रहे, तो उनका कुछ नेचुरल नैसर्गिक इम्यूनिटी ही नहीं है उनको, इसलिए अभी उनको फ्लू पकड़ रहा है। वो घर में ला रहे हैं और बुजुर्ग को दे रहे हैं। तो ज्यादा अति सावधानी की वजह से हमारे ऊपर ये H3N2 आया है। अभी और सावधानी लेते रहे तो और ऐसा शिकार बनता रहेंगे। अभी सिर्फ जिंदगी जी लो, मजा करो, त्योहार मनाओ, कुछ डरो नहीं, डर के कुछ होने वाला नहीं है। और अभी जो मास्क है वो ओमिक्रॉन के खिलाफ अभी नहीं चलेंगे, लेकिन फ्लू के खिलाफ चल सकते हैं। लेकिन मेरा कहना क्या है कि सिर्फ हाई रिस्क लोगों के ऊपर ध्यान दे दो। मतलब हाई रिस्क के 2 के नीचे बच्चे तो मास्क नहीं लगाएंगे, लेकिन कोई बुजुर्ग है 65 के ऊपर है, अगर उनको मास्क पहनना है तो उनको पहनने दो। अगर आप सिख है और आप उनके नजदीक जा रहे हो, लेकिन उनके ऊपर ध्यान दे दो। मतलब जिस वारणावत जा रहे हैं, कुंती माता, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीम, तो पहला भीम का टेस्टिंग मत करो, कुछ जरूरत नहीं है, भीम वैसा ही हट्टा कट्टा है। कुंती माता को देखो। तो जो हाई रिस्क लोग हैं उनके ऊपर फोकस करो, बाकी को छोड़ दो, सिर्फ उनका टेस्टिंग करो। और उसका दवा ऑलरेडी मौजूद है फ्लू का। जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है, उनको उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपकी? मतलब थोड़ी कम नहीं, वो बहुत ज्यादा कम है। जो देखो, जो हाई रिस्क लोग भी है उनको भी वैसा ज्यादा चांस नहीं है ये फ्लू से निमोनिया होने का। अगर निमोनिया हो भी गया तो मरने का चांस बहुत कम है। जी। हाई रिस्क कौन है? उम्र 2 के नीचे, 65 या 70 के ऊपर, जो जी। अभी प्रेग्नेंट है, या 2 हफ्ते पहले जिनकी डिलीवरी हुई थी। ये 4 ग्रुप हाई रिस्क है। और कोई कैंसर कीमोथेरेपी चल रहा है, कुछ बाकी डायलिसिस है, सीओपीडी, बहुत सिगरेट पीते हैं, ऐसे लोग। तो सिर्फ ये 5 ग्रुप्स है, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। ये 5 लोगों को भी बोलो आप डरे नहीं, बहुत अच्छा दवाई उसका ऑलरेडी मौजूद है, इंडिया में आराम से मिल सकता है। जितना जल्दी खा लो इतना अच्छा है, 48 आवर्स में खा लो तो अच्छा है। तो दवाई अवेलेबल है, तो डरे क्यों? पैंडेमिक नहीं बनेगा इसका। अच्छा, कोई भी जो वायरस का हाइप होता है वो मॉनसून के पहले एकदम से आगे बढ़ता है और बहुत हवा बन जाता है उसका कि वायरस आ गया, घर से बाहर ना निकलो। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं कि मॉनसून के पहले ही वायरस का प्रभाव ज़्यादा क्यों होता है? देखो, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में बहुत ठंडी होती है। जी। अमेरिका में कुछ पार्ट्स में ठंडी होती है, फ्लोरिडा में इतनी ठंडी नहीं होती। जी। तो नॉर्थ अमेरिका में जब विंटर होता है तब साउथ अमेरिका का समर चालू होता है, बिकॉज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर।
जी। तो साउथ अमेरिका से फ्लू अमेरिका में आता है, फिर अमेरिका से साउथ अमेरिका जाता है। तो अमेरिका में फ्लू सिर्फ विंटर में आता है। हम लोग बोलते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये 5 महीना हम लोग फ्लू देखते हैं। जी। भारत जैसे देशों में उसके दो पीक आते हैं, एक मॉनसून और एक सर्दी के पहले। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी कभी भी मॉनसून आता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अभी वातावरण ना बदल चुका है, और क्यों बदल चुका है? ये जो सर्जिकल मास्क है जो हम लोग पहन रहे हैं पागलों की तरह, हाँ जी। अभी भी उनको नष्ट होने को 400 साल लगते हैं। तो हम जी। पर्यावरण को डुबा रहे हैं ऐसा सब करके। इसके वजह से कभी भी अकस्मात बारिश होती है, तो उसके वजह से ये अभी कहना मुश्किल हो गया है कि कब ध्यान दे दे, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। तो ऐसा बारिश का मौसम ऐसा कुछ राइश नहीं है, इस तरह की भी बातें होने लगती हैं, अलग अलग दावे होने लगते हैं कि ये H3N2 वायरस, अभी इसको लेके कहा जा रहा है कि एक ख़ास जानवर के ज़रिए ये ट्रांसफॉर्म हुआ है इंसानों में। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस तरह के दावे आप भी देखते होंगे कि भरमार है कि वो ख़ास जानवर जो है अब जान लेने पर उतारू है इंसानों की। तो उस वायरस के ज़रिए उसकी आड़ में इस तरह की बातें होती हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई में कोई जानवर से ये वायरस इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो रहा है? हाँ, वो जानवर से ही आता है ना, स्वाइन जी। फ्लू बोलते हैं उसको। तो सुअरों से आता है, जी। जी। पक्षियों से भी आ जी, सकता है, नहीं, या तो H3N2 को लेकर भी यही दावा किया जा रहा है कि इसी हाँ जानवर से। हाँ, तो हाँ, ठीक है, ठीक है, आ सकता है, स्वाइन जी। फ्लू ही है, वैसा ही आता है, अच्छा जी। जिसको जूनोटिक ट्रांसमिशन बोलते हैं। जी। कि जैसा कोविड में होता था कि जी। आपके घर में अगर कुत्ता या बिल्ली है तो उनको भी हो सकता था कोविड। वो आपको देने का चांस कम थे, लेकिन उनको हो सकता था। जैसा अपन स्पीसीज जंप बोलते हैं, जी। जैसा बैट्स में होता है या जैसा सुअरों में होता है, फिर वो ह्यूमंस में आता है और ह्यूमन एक दूसरे को फैलाते हैं। जी। अभी तो एक एवियन फ्लू करके है, उसका शायद न्यूज आएगा 2 हफ्ते में। वो H9 बोलते हैं। उसका तो मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, वो पक्षियों से आता है। लेकिन देखो, ये सब चीजों से डरने की बात नहीं है, क्योंकि महामारी बनने के लिए बहुत सारी चीजें साथ में आना जरूरी होता है। महामारी 100 साल में एक बार आती है। तो जी। हमारी हो गई अभी महामारी, अभी डरो नहीं। और प्रदूषण से भी इस वायरस के फैलने की बातें खूब कही जा रही हैं, और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, आप वाकिफ़ ही हैं। तो प्रदूषण का इस वायरस के संक्रमण को लेकर क्या रोल है इस पॉल्यूशन का, और लगातार बढ़ते जो केस हैं उसमें ये पॉल्यूशन कितना हावी है? देखो, दिल्ली से आप कह रहे हो, मैं वाकिफ हूँ, मुझे पता नहीं, मैं कि 3-4 अभी नहीं, पिछले आपका 2 साल में कई बार आपका बीच में दिल्ली आना आया हो। होता, हाँ, आना होता है। हाँ जी। हाँ, आया हूँ, लेकिन दिल्ली दिल्ली देखना ही नहीं है। सिर्फ ऐसा एयर से कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ फॉग होता है जब मैं दिल्ली जी, में बस लैंड हाँ, होता फॉग हूँ को तो लेके ही, फॉग की हाँ चर्चा हाँ क्योंकि वैश्विक स्तर पर हो जाती है, खासकर नवंबर के बाद दिल्ली का जो फॉग होता है उसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर होती है, इसलिए मैंने जिक्र किया। राइट। हाँ, तो कभी कभी ऐसा अचानक बारिश आएगा तो अच्छा होता है, कि वो बारिश, वो जो पार्टिकल्स है उनको एरोसॉल को ड्रॉपलेट बना के नीचे लाता है। तो ड्रॉपलेट्स हैवी होते हैं, तो अभी पोल्यूशन भी देखो ना, जितना कंस्ट्रक्शन इतना चालू है अमेरिका में, ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत कंट्रोल होता है उसके ऊपर, कि उसके तौर तरीके होते हैं कि किस जी। जोन में कंस्ट्रक्शन करे। उसके ऊपर पाबंदियां होती है कि क्या मटेरियल इस्तेमाल करे, लोगों को कैसा प्रोटेक्ट करे। अपने यहाँ तो चलता रहता है, मतलब अभी अच्छा है, पहले से अच्छा है, लेकिन चलता रहता है। तो पोल्यूशन भी इतना हो गया है। दूसरा क्या हो गया है कि जो लोग घर पे बैठे थे भूखे शेर पैंडेमिक में, वो अब सब बाहर निकले, सब अपने गर्लफ्रेंड्स को घुमा रहे हैं मोटर बाइक पे, लोग घूमने को निकल रहे हैं कार से, उनको भी कौन कहेगा, वो भी जिंदगी जी रहे हैं। तो कार से लोग बाहर पड़ रहे हैं, तो उसका भी पॉल्यूशन बहुत है। पब्लिक, कोई अपर मिडिल क्लास का कोई आदमी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगा नहीं, सब खुद अपने अपने एक एक जन कार में जाएगा। तो उसका भी पॉल्यूशन बहुत है। नॉइज पॉल्यूशन है, ऐसा हॉर्न बजाते रहेंगे, तो ये भी मुश्किल है। और ये एक दूसरे को फीड करता है। ये पोल्यूशन की वजह से शायद आपको खांसी हो जाएगी, खांसी होने के बाद आप खांसने लगोगे, थोड़ा वीक हो जाएगा, तो बैक्टीरिया पकड़ लेगा आपको, तो उससे थोड़ा बुखार आएगा, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो कोई वायरस पकड़ लेगा। तो ये जो श्रृंखला है,
जिसे भी चाहा बड़ी शिद्दत से चाहा है फराज, सिलसिला नहीं टूटा अभी तक दर्द की जंजीर का। इस जंजीर की कड़ी को कहीं तो तोड़ना चाहिए। जो अपने हाथ में है वो करना चाहिए। कोई ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो ऐसा प्लान कर दे कि हफ्ते में एक बार वो खुद का व्हीकल नहीं यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, उससे कितना पॉल्यूशन कम होता है देख लेंगे। जी, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर कोई बाहर निकलता है घर के और पॉल्यूटेड एयर में रहता है, फिर उसे कई बार मामूली खांसी भी हो जाती है। और इस तरह की न्यूज़ तो लगातार वजूद में आ रही हैं कि भाई नया वायरस आ गया है, खांसी से इस तरह के वायरस फैल रहे हैं, इसके लक्षण हैं शुरुआती खांसी। तो हर सीज़न में एक नया वायरस आ रहा है। तो जो मरीज़ है वो इस बात पे कंफ्यूज है कि कितनी बार मैं टेस्टिंग करवाऊं, क्योंकि हर बार एक नया वेरिएंट वजूद में आ जा रहा है। मेरे नॉर्मल भी खांसी हो सकती है, नॉर्मल भी जुकाम हो सकता है, लेकिन मैं H3N2 या इस तरह के किसी भी वेरिएंट से संक्रमित भी हो सकता हूं। तो इसका कोई निवारण परमानेंट क्या भविष्य में हम देख सकते हैं? देखो, सिर्फ वही टेस्ट करो जी जिस टेस्ट से आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है। जी अगर आप हाई रिस्क नहीं हो, अगर आप यंग हो, ओके, जी और आपको वो टेस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ने, मतलब टेस्ट पॉजिटिव आया तो आप कुछ जी दवा नहीं लेने वाला, जी तो आप टेस्ट क्यों कर रहे हो? जी। हाँ, तो टेस्ट टेस्ट यहाँ पे करने का कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, रोक रहा हूँ मैं आपको। टेस्ट का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि जैसे कोई किसी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो यंग है, लेकिन उसके फैमिली में लोग अफेक्टेड हैं, तो उसको अपने आप को मतलब एक कमरे में संकुचित करने के लिए उसको पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं संक्रमित हूँ कि नहीं उस वायरस से, क्या ये दूसरों को देखो, अफेक्टेड कर फ्लू के सकता है लिए कि तो नहीं। फ्लू के लिए तो अभी कुछ आइसोलेशन क्वारंटाइन ऐसे गाइडलाइंस है नहीं। जी और काफी सारे वायरस में क्या होता है, जैसा कोविड में होता था कि आप संक्रमित होने के एक दो दिन पहले ही दूसरों को दे सकते हैं। तो जो जी आपको गलत काम करना था वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। भैंस भाग चुकी है, उसके बाद उसको बंद करके कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसा ज्यादा, और देखो इतने केसेस आते हैं, हम लोग इसके आइसोलेशन क्वारंटाइन में लग गए तो पूरी देश की इकोनॉमी डब्बे में जाएगी। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर कोई यंग हट्टा कट्टा बंदा है, अगर वो दवा नहीं लेने वाला है तो टेस्ट भी ना करे। सिर्फ उन लोगों का टेस्टिंग करे जिनका टेस्ट पॉजिटिव जिन आया, जितने जी जल्दी पॉजिटिव आया तो वो कुछ कर सकते हैं। और मैं पहले से कह रहा था कि अभी यूएस में किट आता है, वो घर पे भी कर सकते हैं, अस्पताल में भी कर सकते हैं। एक छोटा सा नाक में नली डाल दिया, वो इन्फ्लुएंजा ए, बी, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और कोविड, सबका पता कुछ मिनट में एक ही ट्यूब में आता है। इंडिया में भी अभी ऐसे किट्स अवेलेबल है, वो रैट सब किट, जगह पे नहीं RAT है। किट की आप बात कर रहे होंगे, रैपिड एक्शन टेस्ट, शायद हाँ, कुछ ऐसी पता नहीं, किट लेकिन आती है। जी, सब जगह पे रैपिड नहीं है, एक्शन कुछ टेस्ट। जगह पे ही है। हाँ, नहीं तो अब हमारे यहाँ क्या होता है, एक नाक में नली डालो कोविड के लिए, दूसरे नाक में नली डालो फ्लू के लिए, फिर जी आधार कार्ड लेके वो दोनों नली को लिंक करो वगैरह, ऐसा कुछ चलेगा। तो ऐसी तो कुछ जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोविड भी है ना अभी भी थोड़ा, तो कोविड के खिलाफ एक दवा चलती है, उसका नाम है निर्माट्रेलविर। जी और फ्लू के खिलाफ दवा चलती है, उसका नाम है ओसेल्टेमाविर। तो अगर कोई 65 के ऊपर का है और खांस रहा है और बहुत हाई रिस्क है, उसका 1 सेकंड में टेस्ट कर लिया, रिजल्ट आया, अगर फ्लू है तो ओसेल्टेमाविर दिया, अगर कोविड है तो निर्माट्रेलविर दे दिया। ऐसा करो तो फिर उनका सीरियस डिसीज होने का चांस 90% से और कम हो जाएगा। जो पहले से कम है वो 90% से और कम हो जाएगा। तो इसके वजह से आप टेस्टिंग अगर कर रहे हो, तो टेस्ट का कुछ मतलब होना चाहिए। ऐसा जी ऐसा नहीं है कि करके देखते हैं, टाइप में। तो ऐसा, इससे ये भी सवाल करना पड़ता है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्या करना। मैं जब स्कूल में छात्र था, तो एक पेशेंट का लो प्लेटलेट्स था, जी तो मुझे टीचर ने बोला कि उसका स्प्लीन है कि देख लो। मैं बोला क्यों? तो बोला अगर पेशेंट का स्प्लीन लग रहा है आपको तो उसका बोन मैरो बायोप्सी करो, अगर स्प्लीन नहीं लग रहा है तो बोन मैरो बायोप्सी करो। मैं बोला फिर पेशेंट को हाथ ही क्यों लगाए, बोन मैरो बायोप्सी कर ही देते हैं ना। तो जी। टेस्ट का भी कुछ मतलब होना चाहिए क्या?
हाँ जी, बिना मतलब के बेवजह टेस्ट कराने का भी कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो जरूरत नहीं। और आपने बेवजह टेस्ट की, जी आप भीम हो, आपने टेस्ट की, तो इसका मतलब है आप कुंती माता का टेस्ट का रिजल्ट आने में देरी कर रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट का कुछ फायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने टेस्ट किए जिनका कोई मायना नहीं है। जो लोगों का टेस्ट आके कुछ मायना है उनके रिजल्ट फिर नहीं आएंगे। जी। और जिस तरह ये संक्रमण लगातार रफ्तार पकड़ रहा है, जिस तरह खबरें आ रही हैं, तो अगले 6 महीने में आप इसका भविष्य क्या देखते हैं? छह एस्ट्रियन, महीने में कुछ नहीं होने वाला है। आप H3N2 की बात कर रहे हैं या हाँ जी, कोविड की बात कर रहे एस3N2 की हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ होने वाला नहीं है उसका, कुछ पैंडेमिक वैंडेमिक नहीं होने वाला उसका। बाकी कुछ होने वाला नहीं, लोग खांसेंगे और थोड़ा भूल जाएंगे और कुछ आएगा। ये एवियन फ्लू का आएगा, उसका तो और मजा आएगा, उसका और मोर्टेलिटी कुछ 57 पर। इसी एस3N2 के प्रिकॉशंस को लेके क्या क्या प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं, अगर आप दर्शकों को बता पाएँ? मास कोविड के खिलाफ नहीं चलते, H3N2 के खिलाफ चलेंगे। हाथ धो के मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सरफेस ट्रांसमिशन बहुत ही कम होता है। हाँ, कौन डॉक्टर बोलेगा हाथ मत धो? धो लो, धोने दो, लेकिन हाथ धो के लोगों के पीछे मत पड़ो, उनको जीने दो। और दूसरा वो जो कहते हैं ना, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मैं अभी पक चुका हूँ यार अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। कोविड के साथ तमीजी के साथ पेश आओ, हम अब बस करो यार। अब बदतमीजी का दौर आया, अब त्योहारों का दौर आया, अभी तमीजी से कुछ नहीं होता। तीन तीन साल किया तमीजी, क्या हुआ? चाइना सबसे तमीज वाला देश था कोविड के खिलाफ, जीरो कोविड 3 साल किया, पहाड़ और की तरह सबसे टूट ज़्यादा पड़ा प्रकोप कोविड। फिर बाद में वहीं हाँ दिखा। हाँ हाँ, तो तमीजी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तमीजी से हम लोग जानते हैं, जुगाड़ वाले लोग जानते हैं, तमीजी से कितना दिन चलता है यार, कुछ नहीं होता। अब बदतमीजी करो, अच्छा है दिल के पास ही रहे पासबाने अक्ल, पर कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। तो अभी उसको तन्हा छोड़ने का वक्त आया है। कुछ प्रिकॉशन विकॉशन मत हाँ, ले लो, वाजिब गर्दी करो, बात मौज करो। आपकी है भी, क्योंकि कोई वायरस बहुत ज़्यादा हम लोग अगर हाइप बनाने लगते हैं तो साइकोलॉजिकल वो हिट करता है, और जब यस साइकोलॉजिकल हिट करता है तो कहीं ना कहीं खुद हम लोग अंदर से बीमार महसूस करने लगते हैं। वो ज़रूरी है कि उसका हवा ना बने ज़्यादा। या जी। और एक सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहूँगा, आप यूएस में एक्टिव हैं लंबे वक्त से, वहाँ की स्थिति किस तरह है S3N2 के प्रकोप को लेकर, ये हम लोगों के दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखो, फ्लू से 6 लाख तक लोग मर सकते हैं हर साल, जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक। जी 2009 में अमेरिका में 2 लाख लोग मरे थे। लेकिन कोविड के दौरान हर साल 60 से 80 हजार लोग मरते हैं फ्लू के वजह से। कोविड के टाइम एक भी नहीं मरा था, जी क्योंकि इतना सब मास्क वगैरह। तो कोविड के डेथ से ये 60 to 80,000 डेथ सब्सट्रैक्ट करने चाहिए, निकाल देने चाहिए। जी वो लोग बचे थे, वो जी मरे नहीं थे। तो अमेरिका में H3N2 मतलब चल रहा है। हमारे यहाँ ठंडी तो बहुत है अमेरिका में, अभी जिधर मैं रहता हूँ बहुत ठंडी है, राइट। तो उधर फ्लू का तो ये चलता ही रहता है। हम हर हर विंटर होता है। लेकिन हमारा वैक्सीनेशन अच्छा होता है, दवा भी बहुत क्विकली मिलता है। जैसा भारत में वो जो ओसेल्टेमावीर है, वो भारत में बड़ी आसानी से मिलता है। तो छः छः फार्मेसीज बनाते हैं, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं है, और घर पे खा सकते हैं। तो अमेरिका में अच्छा चल रहा है, अभी सब अच्छा चल संक्रमण रहा की जो रफ्तार है वो भारत की और अमेरिका की दोनों की तुलनात्मक तरीके से देखें तो कहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव है संक्रमण की रफ्तार को, किसी है। भी एच थ्री वायरस? एन टू को तो हम H3 अमेरिका में ज्यादा है, अमेरिका में राइट। संक्रमण की रफ्तार ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि हम लोग ज्यादा टेस्टिंग करते हैं ना, टेस्टिंग करते अच्छा, हैं इसलिए टेस्टिंग ज्यादा की वजह ये से, आते ओके। हैं। जी टेस्टिंग की वजह से अभी हम लोग ना, जैसा अमेरिका वर्ल्ड लीडर होता था थॉट में, अभी क्या दिन आए हैं ना हमारे ऊपर मतलब कोई सोचता ही नहीं है। मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज है, ये पागल इंडियन पेरेंट्स उनको 60-70 हजार डॉलर्स साल के देते हैं, और अपने बच्चों को आईवी लीग भेजना है, मारपीट के भेजते हैं वहां पे। ये यूनिवर्सिटी पूरे स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को एवरी डे चेक कर रहे थे कोविड के लिए। मतलब ये तो पागलपंती की परिसीमा है ये यूनिवर्सिटीज वगैरह। यूएस में अभी सटक चुके हैं लोगों की, कुछ भी कर रहे हैं बड़े बड़े एकेडमिक यूनिवर्सिटी। किसको समझ में ही नहीं आया है ये पैंडेमिक असल में क्या है। टेस्टिंग बढ़ा के कुछ नहीं होता, टेस्टिंग बढ़ा के पैंडेमिक पे काबू कर नहीं सकते। टेस्टिंग बढ़ा पे पैंडेमिक के काबू करना मतलब लोगों को रिश्वत दे के ये बोलना कि घूस ना ले ले।
एक सवाल और समझाइए डॉक्टर साहब कि ऐसी शिकायतें भी लोगों को अलग अलग आ रही हैं कि संक्रमण से बचने के लिए लोग लगातार मास्क लगा रहे हैं और गवर्नमेंट की ओर से मास्क लगाए जाने पर जोर भी दिया जा रहा है, लेकिन जो मास्क परमानेंट लगाए रहते हैं उनमें ये शिकायतें भी आ रही हैं कि उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है लगातार मास्क लगाने से, और ये भी कहा जा रहा है कि सांस की अलग अलग बीमारियां भी वजूद में आने लगती हैं सिर्फ मास्क से। तो मास्क के उपयोग का महत्व कितना है और इसकी डिसएडवांटेज कितनी है? न मुंह छिपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर आए तो भी मुस्कुरा के जियो। क्या बात है। अगर भगवान ये चाहता कि हम मास्क पहन के जी ले तो हमको मास्क डाल के भेजता था ना। जी। ये नेचुरल नहीं है, लेकिन ऐसा कोई स्टडी नहीं है जो ये बताता है कि मास्क के यूज के वजह से आपका ऑक्सीजन कम होता है या कुछ भी, ऐसा कुछ स्टडीज नहीं है। मास्क वैसे सेफ है, बहुत सेफ है, डालने में बहुत इजी है, लेकिन लोग अच्छी तरह से नहीं डालते, और अगर अच्छी तरह से नहीं डालते तो उसका डाल के कुछ मायना नहीं है। फ्लू के खिलाफ आपको बताएगा, और मैं गवर्नमेंट को बता दूंगा कि आप मास्क वास्क के चक्कर में मत पड़ो। अगर गवर्नमेंट आपको मास्क का बोल रहा है तो गवर्नमेंट को पूछो निर्मा ट्रेलवीर का क्या हुआ, वो अब तक क्यों नहीं आया है। इंडिया का mRNA वैक्सीन का क्या हुआ, इंडिया का वैक्सीन नए ओमिक्रॉन के लिए एडजस्ट क्यों नहीं हुआ, ओसेल्टेमाविर का स्टॉक कितना है। ये सवाल जनता की तरह से आप उनसे करो, उनसे कहो कि फ्लू का मास्क का क्या स्टडी है कि वो बताता है कि कोविड से आपको बचाता है। वो जो स्टडीज है वो 2-3 साल पुराने है, नया किसी ने स्टडी किया नहीं है, तो ये मास्क अभी कितना देर डालोगे ना, तो अभी मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोविड के लिए तो नहीं फर्क पड़ता, फ्लू से बचा सकता है, पोल्यूशन से बचा सकता है, कोविड लेकिन में शायद सब लोग मास्क, कोविड से वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उसके खिलाफ आपको अगर बचाना है तो आपको N95 पहनना पड़ेगा। ये सर्जिकल या क्लॉथ मास्क नहीं बचाएगा। और N95 पहनना कितना मुश्किल है ना, जिसने पहना है वही बता सकता है आपको, बहुत ही मुश्किल है N95। जब हम अस्पताल में पहनते हैं ना N95, बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब TV9 को कीमती अपना वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे जी। S3N2 से जुड़े आपके हर सवालों को इन्होंने बारीकी से समझाया। उम्मीद करते हैं हम और आप जल्द इस नए संक्रमण को भी मात देंगे, गाइडलाइन और नियमों का पालन करके, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण दोबारा करेंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।